नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल होम्योपैथी एनलाइटन में। ये जो केस मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे पास 27 जून 2015 को मेरे पास ये लड़की आई थी और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो है अप्रैल 2020। तो अभी भी बहुत बार ये मेरे पास आती है और ठीक है, अपनी माँ के साथ आती है। तो ये एक 18 साल की नौकरानी है, उसका केस है। ये बहुत चुस्त है और बहुत ही हाजिर जवाब है। मतलब इसमें झिझक नाम की बिल्कुल चीज है नहीं। इतना तेजी से चुस्ती से जवाब देती है और इतना कड़क जवाब देती है कि आप इसके साथ बात करके इसको आपको अच्छा लगेगा। रोगी, मतलब उसमें घबराहट नहीं है, उसके चेहरे में एक मासूमियत सी है। ये मेरे चेहरे पर ये सफ़ेद दाग है, 2 महीने से धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं और मुझे कुछ भी बीमारी है नहीं। मतलब दाग के अलावा और कोई बीमारी नहीं है, ये वो कहना चाहती है। अब लोग कहते हैं कि दाग तो कैल्शियम की कमी से होते हैं, पर मेरे अंदर तो कैल्शियम की कमी भी नहीं है, अब और कोई बीमारी भी नहीं है, कैल्शियम की कमी भी नहीं है, तो ये दाग ही है बस। ये सब इसको कैसे मालूम है? तो ये इसका कॉन्फिडेंस बता रहा है और भोलापन है ये। तो तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे अंदर कैल्शियम की कमी नहीं है? मैंने डॉक्टर से पूछा था। मेरी मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, तो उस डॉक्टर ने बताया था कि दाग कैल्शियम की कमी से नहीं है, इसको दूसरी वजह है। फिर उसने मुझे पहले लगाने को एक ट्यूब दी, फिर मैंने वो लगाई, फिर मैं ठीक हो गई, पर ये दाग नहीं ठीक हुए। तो बड़े मजे से, प्यार से, बड़ी भोलेपन से बात कर रही है लड़की। तो तुम उस ट्यूब को लगा रही हो आजकल? हाँ, 15 दिनों से लगा रही हूं, पर उससे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा। इन निशानों को लेकर तेरा मन क्यों इतना परेशान हो रहा है? तू वहां से भी इलाज करवा रही है और फिर मेरे पास भी आ गई है, यानी 2 डॉक्टरों के पास इलाज करा रही है। तो कुछ तो दिमाग में टेंशन है ना इसके। ये निशान जा नहीं रहे हैं जी। अरे नहीं जा रहे हैं तो तुम्हें इनसे परेशानी क्या हो रही है वो बताओ ना। क्यों इतना भागी भागी फिर रही हो इलाज के लिए? ये निशान जा ही नहीं रहे हैं। रोगी एक बेबसी वाली हंसी हंसती है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, ये निशान तो जा ही नहीं रहे हैं। उसको एक ही डायलॉग है, जा ही नहीं रहे हैं, जा ही नहीं रहे हैं। तो रोगी बेबस और निराश सी लग रही है, क्योंकि इतनी कोशिश करने के बाद भी निशान जा नहीं रहे। तो एक नौकरानी के लिए 2 डॉक्टरों के पास जाना बहुत बड़ी कोशिश है, और 2 प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाना, तो ये बहुत बड़ा प्रयास है। अब मैं क्या बताऊं, ये चले जाए तो अच्छा है। बस मैं तो यही चाहती हूं जी, ये निशान चले जाए। मतलब उसको समझ नहीं आ रही है कि निशान से उसके दिमाग में क्या बोझा बना हुआ है। कुछ बना हुआ है जो उसको समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए बार बार ये कह रही है कि चले जाए चले जाए। इसीलिए तो भाग दौड़ कर रही है। अगर उसको कोई टेंशन दिमाग में ना हो निशानों की, तो फिर इतनी भाग दौड़ और इतना पैसा अपनी कैपेसिटी से ज्यादा क्यों लगाएगी वो? तो मैं उसको फिर थोड़ा समझाता हूँ, बेटा निशान तो चले जाएंगे, पर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि तुम्हें इनकी जो इतनी ज्यादा चिंता लगी हुई है कि तो तुम इलाज के लिए वहां भी गई हो, अब मेरे पास भी आई हो, तो इलाज चलते चलते तुम दूसरे डॉक्टर के पास भी आ गई हो। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर तुमको बेटा इसको क्यों हटाना चाहते हो? तुम्हें इनसे क्या दिक्कत आ रही है? बड़े प्यार से उसको समझाना पड़ता है, क्योंकि वो एक बड़ी भोली भाली सी लड़की है ये। आखिर तुम्हें इन निशानों से इतनी दिक्कत क्या है, चिंता क्या है? तो वो बताते, कहते हैं जी चेहरा खराब खराब लगता है, ये कोई बीमारी होती है। मतलब निशान कोई बीमारी होती है तो सब लोग उल्टा ही समझते हैं। अब हमारे पड़ोस की एक भाभी है, वो मुझे बता रही थी कि ये तो बीमारी है। वो कह रही थी कि लड़कियों के चेहरे पर दाग नहीं होने चाहिए, चेहरा खराब लगता है, लोग उल्टा ही समझते हैं। तो इसका मतलब उनकी बात इसको चुभी हुई है, उसको दहशत पैदा हो गई है। उल्टा समझते हैं से मतलब क्या हुआ तुम्हारा? मेरे पूछने का मतलब है बेटा कि तुम्हें खुद को क्या चिंता परेशानी लगी हुई इन दाग को लेके, क्योंकि लगी तो है। लोग ऐसा समझते हैं जैसे इसको कोई बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है, इसके अंदर कुछ खराबी आ गई है। दूसरे लोग ऐसा समझते हैं, इसलिए इलाज करवा रही हो क्या तुम?
रोगी एकदम से हंस देती है, जैसे तो मेरा सवाल बहुत बड़ा हास्यास्पद सवाल है। तुम जरा अच्छा खुलकर बताओ बेटा, नहीं तो फिर हमारी दवाई से तुम्हें फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें तुम्हारे मन की बात चाहिए, क्योंकि सोचते रहने से ही बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो मेरा, जैसे मैंने कहा कि सोचते रहने से बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, तो मेरा ऐसा कथन सुनकर रोगी तो एकदम से चौंक उठी, जैसे तो मैंने उसको कोई बहुत डरावनी बात कह दी हो। सोचने से बीमारियां होती हैं? हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा सोचती हूँ। वो एकदम से घबरा जाती है। तो मैं उससे पूछता हूँ, क्या सोचती रहती हो तुम? 18 साल की लड़की बहुत ज्यादा सोचती रहती है। बहुत ज्यादा सोचती रहती हूँ जी मैं तो, मुझे तो घर के बारे में, बाहर के बारे में, सब चीजों के बारे में बहुत चिंता रहती है। हर वक्त मेरा दिमाग तो चलता ही रहता है। मतलब उसको इतना डर हुआ कि मैं इतना सोचती हूँ तो कितनी बड़ी बीमारी मेरे अंदर लग गई होगी। तो मैं उससे पूछता हूँ, इतनी छोटी उम्र में, वो देखने में तो केवल 12-13 साल की लग रही है, पर है 18 साल की। मतलब इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बात करने का मेरा अंदाज भी ऐसा ही है कि 12-13 साल की लड़की लग रही है, ये कि बड़ी लड़की नहीं लग रही है। एक मैं भी इसे बच्चे की तरह, बच्चा ही समझ के इससे बात कर रहा था। तो इसलिए मैं पूछता हूँ, तुम इतनी छोटी उम्र में, बच्चों में तुम्हें कैसे, क्या लगती है? अभी तो तुम इतनी छोटी हो, कितने साल की हो तुम? मैं जी अभी 18 साल की हुई हूँ। तो मैं चिंता किस बात की करती हो तुम? अभी तो तुम बहुत छोटी हो। कभी इधर उधर देखकर मुस्कुराती है, जैसे तो अपनी सोचने की इस हरकत को खराब हरकत समझकर मेरे द्वारा की जाने वाली संभावित टिप्पणियों से वो बचना चाह रही है। जो वो उल्टा सीधा सोचती है, तो मैं जो कह रहा हूँ ना, इतना क्या सोचती हो, तो उसको लग रहा है कि मुझे नहीं सोचना चाहिए, इसलिए वो शर्मिंदगी सी महसूस करके ऐसे ऐसे इधर उधर देख रही है, नजरें चुरा रही है वो। तो फिर वो बोलना शुरू करती है, घर बस नहीं, बस किसी चीज की चिंता नहीं है जी, बस। अभी वो कहती इतनी चिंता है, अभी कह रही किसी चीज की चिंता नहीं है, तो मतलब वो बात को यहीं खत्म करना चाहती है, वो उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती। अब कुछ समय शांत होकर वो फिर दोबारा बोलना शुरू करती है, जी मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता है। तो बात क्यों खत्म करना चाहती है? कि बात को आगे बढ़ाने का उसको डर लगा हुआ है कि ये गलत बात भी मैं अपनी जबान पे ना लाऊं। तो मैं पूछता हूँ, क्यों, क्या कमी लगती है ऐसे? मन ही नहीं लगता जी, बस पता नहीं क्यों नहीं लगता, कोई भी काम करने का दिल ही नहीं करता है। रोगी उदास नहीं लग रही है, बल्कि ये सब बातें बड़ी खुश होकर ही बता रही है वो। मन नहीं लगता तो क्या करने में मन करता है बेटा? मन करता है जैसे मैं घर में रहूं, पर घर में भी मुझको अच्छा नहीं लगता है, कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। रोगी इन बातों पर बहुत जोर देकर बोल रही है, बाहर घूमना भी अच्छा नहीं लगता मुझे, घर भी अच्छा नहीं लगता, बाहर भी अच्छा नहीं लगता। तो ये तो बहुत ज्यादा नर्वस, बहुत ज्यादा उदासी वाली बात है। तो फिर तुम्हें अच्छा क्या लगता है, थोड़ा वो तो बताओ ना बेटा। मुझे ऐसे लग रहा है कि उसकी आंखों में आंसू आ गए ये कहने से। तुम्हें रोना क्यों आ रहा है अब तुरंत प्रिया कहाँ रोना कहाँ आ रहा है, मुझको हंसने लगती है। तो कहीं तो अच्छा लगता होगा ना तुम्हें, घर में भी अच्छा नहीं लगता, बाहर भी अच्छा नहीं लगता। अब रोगी केवल इधर उधर देखकर मुस्कुरा रही है, उसके चेहरे पर जैसे वो शर्मा रही है, शर्म के से भाव है। जब कहीं घूमने फिरने जाती हूं तो अच्छा लगता है, बस वहां भी एक आधा दिन ही अच्छा लगता है, यानी किसी रिश्तेदार वगैरह के चली गई तो वहां भी थोड़ा ही एक दिन के लिए अच्छा लगता है, फिर वहां से भी अच्छा नहीं लगता, घूमना भी अच्छा नहीं लगता, घर पर रहना भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं पूछता हूँ, तो ऐसी तेरे को क्या चिंता लग गई है जो तुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता? अभी तो तेरी बहुत छोटी आयु है, और इस उम्र में भी तुम्हें कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, घर में भी नहीं, बाहर भी नहीं। कौन है तेरे घर में, कौन कौन लोग हैं घर में? फिर वो बताते मम्मी है, पापा है, बहन। तो मैं उससे पूछता भी, उनका भी घर में मन नहीं लगता है क्या? वो तो ये रही मेरे साथ, उसकी जो बहन है वो इसके साथ ही बैठी है, वो तो अभी छोटी है, वो इससे केवल 2 साल छोटी है, पर ये कह रही है तो छोटी है, तो इसको तो ऐसे सब बातों की समझ नहीं है। तो उसकी छोटी बहन से फिर मैं पूछता हूं, ये क्या कहना चाह रही है, इसका मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये तो बड़ी भोली भाली सी है, इनोसेंट सी लग रही है, तो इसको तो मैं आगे बात समझ ही नहीं आ रही है मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। बहन बताते भी, इसका कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, इसका कहीं भी मन नहीं लगता है। अब मन नहीं लगता है, तुम्हें ये कैसे पता चला? ये रोती रहती है या गुस्सा करती है, चिड़चिड़ी है, बिस्तर पर पड़ी रहती है, आखिर ये ऐसा क्या करती है जो तुम्हें लगता है इसका मन नहीं लग रहा है? ये चिड़चिड़ी है जी, सारा दिन मुंह फुलाए रहती है,
अब बहन का ऐसा कमेंट सुन के रोगी एकदम संभल के बैठती है, नीचे देखने लगती है, मुस्कुरा रही है और अपने द्वारा की जाने वाली हरकतों, उसको ऐसे लग रहा है मैं जैसे कोई अच्छी हरकतें नहीं करती हूँ, ऐसे रोते रहते हैं, चिड़चिड़ाना। रोगी कहती है मैं गुस्साए रहती हूँ जी, सारा दिन गुस्साए रहती हूँ, मतलब सारा दिन मुझे गुस्सा चढ़ा रहता है, किसी भी बात पर गुस्सा आ जाता है। अब ये सब बातें हुई भी मुस्कुरा रही है, मतलब जब से मेरे पास आई है वो मुस्कुरा ही रही है, ये इसका भोलापन है। मुझे छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आता रहता है। इसकी बहन बताती है इसमें गुस्सा तो बहुत ज्यादा है जी, इसको देखकर जरा भी नहीं लग रहा है कि ये किसी खास बात को लेकर समझदारी वाला गुस्सा करती होगी, क्योंकि ये तो हंसे जा रही है। इसका बौद्धिक स्तर और समझ इतनी ज्यादा नहीं लग रही है मुझको, क्योंकि यहां पर शुरू से अंत तक बिना किसी बात के ये मुस्कुराई जा रही है। तो मैं इससे पूछता हूं ये बताओ कि जो तुम्हारी भाभी ने बताया है कि लोग खराब सोचते हैं इन निशानों की वजह से, तो वो क्या खराब सोचते हैं, तुम्हें उसकी बात क्या समझ आई है? वो अभी सीरियसली बताती है, भाभी कह रही थी कि लड़कियों के चेहरे पर दाग होते हैं तो सब खराब समझते हैं, सब लोग उल्टा ही समझते हैं। ये बात ही उसने पहले भी बताई थी, सेम सेंटेंस थे, सेम शब्द थे। तो मैं पूछता हूं क्या उल्टा समझते हैं ऐसे? तो मतलब डर का कारण यही है कि लोग उल्टा समझते हैं, मतलब गलत समझते हैं कि कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। ये तो मुझे नहीं पता क्या गलत समझते हैं। इसकी बहन फिर बोलती है ये सोचती रहती है कि ये लड़की है, इसका चेहरा खराब है, इससे शादी वादी नहीं करनी चाहिए। मतलब ये है कि अब जब ऐसे है तो लड़के वाले इससे शादी नहीं करेंगे अगर इसके चेहरे पे दाग होंगे। तो इसको ये डर बना रहता है और इसी डर की वजह से, इसी चिंता की वजह से ये सारा दिन गुस्सा में रहती है। तो जब बहन ने साफ साफ बता दिया कि इसको ऐसे लगता है, तब उसको भी स्पष्ट हो गया मन में कि उसको ऐसे ही लगता है। हाँ ऐसा ही सोचती हूं मैं। ये विचार चिंता ही रोगी का कहीं भी मन ना लगने की असली वजह है, ये मेरे को समझ आई है। जैसे वो कह रही थी कि जैसे तू दूसरे घर जाएगी, मतलब शादी होने के बाद, तो वो कह रही थी कि लड़कों को तो ऐसी किसी भी बात से फर्क पड़ता नहीं है। मतलब लड़कों के चेहरे पे दाग हो, कुछ भी हो, खराब हो, बदसूरत लगे, तो लड़कों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी तो शादी हो गई, उनकी बीवी तो उनको छोड़ के भागेगी नहीं। पर लड़कियों को बहुत फर्क पड़ता है। मतलब लड़कियों का चेहरा अगर खराब है, अगर शादी हो भी गई, पहले तो शादी नहीं होगी, अगर शादी हो गई तो फिर उसको पति उसको छोड़ सकता है। ये सारा डर है उसके भाभी के बताने पर इसको समझ आया, खुद इसको समझ नहीं थी। तो मैं इससे पूछता हूं तो तुम ससुराल वालों की बात कर रही हो कि वो ऐसा सोचेंगे कि लड़की देखने में अच्छी नहीं लग रही है, मतलब तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे, मतलब ऐसी लड़की को ससुराल वाले पसंद नहीं करते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ ऐसे ही है। तो मैं इससे पूछता हूं तुम्हारी शादी होने वाली है क्या? मुस्कुराकर शर्माते हुए सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। तो मैं पूछता हूं कब होने वाली है, ताकि पता लगे ना, ऐसा ना हो ना 2 हफ्ते बाद ही हो रही है, फिर 2 हफ्ते में तो दाग जाएंगे नहीं। अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, 1 साल बाद होगी। अभी तो लड़का भी नहीं देखा हमने, अभी से इसको चिंता लगी हुई है। तो यानी चिंता का स्तर बहुत ज्यादा है। तो तुम्हें इसकी अभी से चिंता लग गई है कि शादी के बाद जब ससुराल जाऊंगी तो लोग इन निशानों के कारण तुमको पसंद नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, ये दाग तो ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत लो। फिर रोगी बताते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है जी। तुम्हें पूछता हूं क्यों आता है? हर छोटी सी बात पर आता है। बस 5-10 मिनट गुस्सा रहता है, फिर मैं थोड़ी देर मुंह फुलाकर शांत बैठी रहूंगी, फिर मैं इधर उधर जाऊंगी, फिर बाहर जाऊंगी, फिर वहां चली जाऊंगी, ऐसे बेचैनी आ जाती है। तो मैं उससे पूछता हूँ मन में बेचैनी लग जाती है तो तुम्हारी भूख प्यास नींद वगैरह सब कुछ ठीक है क्या? खाना भी अच्छा नहीं लगता है मुझको। इसकी बहन बताती है इसको थायराइड की बीमारी है जी। तो रोगी कहती है थायराइड नहीं है डॉक्टर। फिर मैं इसकी बहन से पूछता हूँ भाई ये घर में किसी से भी ढंग से बात करती है नहीं करती है? लड़की कहती है रोगी करती हूँ जी, मन करता है तो ढंग से बात करती हूँ, वरना नहीं करती हूँ, ऐसे ही चलता है मेरा। तो मैं ऐसे कहता हूँ अच्छा साफ साफ बता तेरे मन में है क्या? तो रोगी बताती है पहले तो ये धब्बे छोटे छोटे थे, अब धीरे धीरे ये धब्बे फैल रहे हैं। ये बात अपने शुरू में आते ही भी बताई थी, अतः इन धब्बों का फैलना, उससे होने वाले संभावित दुष्परिणामों ने उसकी नींद उड़ा रखी है।
मतलब अब उसको लग रहा है ये तो धब्बे बड़े होते जा रहे हैं, तो ये घबरा रही है। तो डॉक्टर मैं इसको बताता हूँ भाई, दो बातें हैं तेरे मन में, जो एक तो ये धब्बे बड़े होते जा रहे हैं, और दूसरा शादी को लेकर तेरे मन में घबराहट है कि वो शादी वाले तेरे को पसंद नहीं करेंगे, छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो जो भी अब से जो मैंने उसके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, बहन से इंफॉर्मेशन, सारा टोटल जो मिला के मैंने देखा, तो उसके कुछ रूब्रिक मैंने बनाए हैं, वो मैं आपको पढ़ता हूँ। पहला रूब्रिक है फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग, मतलब हुआ कि उसको धोखा खाए जाने का डर है। कैसे समझ आया मुझको? तो उस लड़की को ये डर बना हुआ है कि शादी के समय जब वो ससुराल जाएगी या लड़के वाले उसको देखने आएंगे तो लोग इसको खराब समझेंगे कि ये तो बीमार लड़की है। इसके कारण उसकी शादी खराब होने की बात बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। इसी बात के कारण वो डरी हुई है, और ये डर ही है जो कि उसके मन को बेचैन बनाए हुए है, जिसके कारण उसका कहीं पर भी मन नहीं लगता है। तो इस भावना के रूब्रिक हैं रेस्टलेसनेस ड्राइविंग आउट ऑफ बेड, गो फ्रॉम वन बेड टू अनदर। दूसरा रूब्रिक है रेस्टलेसनेस ड्राइविंग अबाउट। तो ये बेचैनी वाले रूब्रिक बताए मैंने आपको। तो दूसरा रूब्रिक मैंने जो लिया वो है डेल्यूजन एनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट्स आर एनलार्ज्ड, मतलब ये निशान पहले छोटे थे अब बड़े हो गए। इनके बड़े होने के कारण इसको घबराहट हो रही है। लार्ज नहीं है, एनलार्ज्ड है, दोनों बातों में अंतर होता है। तो एनलार्ज क्या चीज होती है? जैसे हम कहते हैं भाई छोटा, थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके देखो। मोबाइल जब देखते हैं कोई छोटा सा होता है तो एनलार्ज करके देखते हैं, तो पिंच करके उसको फैला देते हैं तो बड़ा हो जाता है फोटो, तो यानी एनलार्ज्ड हो गया। तो एनलार्ज का मतलब है जो चीजें छोटी से बड़ी हो जाएं उसको एनलार्ज कहा जाता है। तो लार्ज मतलब होता है, लार्ज का मतलब होता है जब दो चीजों में हम तुलना करें, यानी एनलार्ज तो एक ही चीज को आप बड़ा कर सकते हो, और लार्ज होने के लिए दो चीजों की तुलना करके तब पता लगता है भाई लार्ज है और ये स्मॉल है। तो लार्ज जब दो चीजों की तुलना की जाती है तो उसमें से एक छोटी यानी स्मॉल होती है, शॉर्ट होती है, और दूसरी उसकी तुलना में बड़ी यानी लार्ज होती है। तो छोटा होना या बड़ा होना तुलनात्मक शब्द है, एक रिलेटिव वर्ड है, और एक ही वस्तु किसी वस्तु के मुकाबले छोटी हो सकती है और वही छोटी वस्तु दूसरी वस्तु के मुकाबले में बड़ी हो सकती है। परंतु एनलार्ज एक ही वस्तु है जो पहले साइज में छोटी थी, अब वही उस साइज के मुकाबले में बड़ी हो गई। तो ये दाग पहले छोटे थे अब बड़े हो गए, दाग वही वाले हैं। तो इसलिए इसको लिया है एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स आर। फियर वेकनिंग ऑन, मतलब जाग जाने पर डर लगता है। तो आप जब सोए हुए होते हो तो आपको आपके आसपास क्या हो रहा है कुछ पता लगता नहीं है, और जागने का मतलब होता है कि जब आप जाग जाते हो तो आपको दिखता है आसपास क्या हरकतें चल रही हैं सबकी। तो इसका मतलब हुआ कि जब उसको अपनी हरकतों, आसपास के बारे की स्थिति का सही एक अंदाजा लगता है तो फिर उसको डर लगता है। यानी दाग तो इस लड़की के चेहरे पे पहले भी थे, अब भी हैं, पर अब पहले इसको उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, यानी जैसे दाग हैं तो हैं, जैसे सोई अवस्था थी इसकी। लेकिन जब इसकी भाभी ने इसको बताया कि ये दाग तो खराब चीज है, इससे तो लोग उल्टा समझते हैं, लड़के वाले बहुत खराब समझेंगे, तब जैसे जागी, नींद से जागी, तब डर शुरू हुआ। तो जब ये डर शुरू हुआ तो वहां इसको बीमार लड़की समझा जाएगा, तभी से इसको डर शुरू हुआ, तभी से इन निशानों को लेकर इसके मन में डर पैदा हो गया, और तभी से डर के कारण वो एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों किस्म का इलाज ले रही है। एक और रूब्रिक है लाफिंग इमॉडरेटली। तो जरूरत से ज्यादा हंसना। मॉडरेट होता है जितना जरूरत है उसके हिसाब से उतना ही हंसना, उतना ही काम करना, लेकिन उससे जरूरत के मुकाबले में जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा और, तो जरूरत से ज्यादा हंसना। ये लड़की पूरे वार्तालाप में हंसती ही रही है। इसकी हंसी समझदार लोगों वाली सामान्य हंसी नहीं थी, बल्कि एक मूर्खतापूर्ण हंसी थी। एक मूर्ख व्यक्ति ही बिना किसी बात के हर वक्त हंसता है, समझदार लोग नहीं हंसते इस तरह से। एक और रूब्रिक लिया किल डिजायर टू, किसी को मार डालने की इच्छा। इस लड़की के मन में इन निशानों को पूरी तरह से खत्म कर देने की इच्छा है, क्योंकि इन निशानों के कारण ही उसकी शादी में अड़चने आने की संभावना है।
व्यक्ति किसी को तभी मारता है जब किसी से वो बदला लेना चाहता है, या उससे नफरत करता है, या उससे कोई खतरा होता है, या उसको मार डालने पर इसको कुछ लाभ होने की आशा होती है। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। तो बिना मतलब किसी को कोई मार डालने वाला व्यक्ति तो पागल ही होगा। तो यहां इसको खतरा है इस दागों से, इसलिए उसको हमेशा के लिए दाग खत्म कर देना चाहती है, यानी उनको मार देना चाहती है। इसलिए ये इलाज करा रही है ताकि ये दाग खत्म हो। रूब्रिक एक और है कॉशियस। कॉशियस होता है मतलब सतर्क हो जाना, पहले से ही इंतजाम करना खतरे से बचने का। तो पहले से ही किसी खतरे को भाप कर उसको निपटने के उपाय करने वाला व्यक्ति जो होता है उसको कॉशियस कहा जाता है। तो इस लड़की को जैसे ही एहसास हुआ कि इन निशानों के कारण शादी में उसको नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए उसने इसका इलाज तुरंत करवाना शुरू कर दिया। एक और रूब्रिक है पॉजिटिवनेस, सकारात्मक विचारधारा वाला व्यक्ति। तो वो अपनी बात को बहुत सटीक ढंग से रखती है। जैसे ही उसकी छोटी बहन ने कहा कि इसके मुंह में छाले हैं, तो उसने उसका तुरंत विरोध किया कि नहीं, छाले नहीं है। ऐसे ही उसने कई अन्य स्थानों पर भी अपनी बात को बहुत ही सटीक ढंग से रखा। उससे बिल्कुल भी वो विचलित नहीं हुई कि बहन कुछ कह रही है तो मैं उसकी बात से सहमत हो जाऊं। एक और रूब्रिक है वांडर, डिजायर टू वांडर, रेस्टलेसनेस बाई वांडर्स अबाउट। तो बेचैनी के कारण यहां वहां भटकते रहने की इच्छा। तो इस लड़की का मन कहीं भी नहीं लगता है, इसलिए कभी घर में तो कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, वहीं घूमती रहती है। तो जब घर से बाहर कहीं घूमने भी जाती है तो वहां भी इसका मन केवल 1-2 दिन से ज्यादा नहीं लगता है। वहां भी जल्दी ही ये बोर हो जाती है और फिर कहीं और चलने को मन करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि मन में वो एक डर, एक जैसे कहना चाहिए कीड़ा, डर का कीड़ा इसके दिमाग में घुसता रहता है, वो इसको भगाता रहता है और उसको खत्म करना चाह रही है। वो मिल नहीं रहा इलाज, तो इसलिए वो बेचैनी में इधर से उधर घूम रही है। तो इन्हीं सभी लक्षणों के आधार पर मैंने इसको हायोसाइमस 30 की एक खुराक तथा प्लेसेबो दिया था। तो हायोसाइमस के और भी मैंने पहले केस डाले हैं, पर और भी बहुत सारे भी आगे मैं डालूंगा। तो आप देख रहे हैं कि हर मरीज का प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग होता है। इसलिए ये सोचना कि भाई हायोसाइमस तो पहले ही पढ़ा दिया है, तो अगर एक ही दवाई के आप 100 केस भी देखोगे तो भी आपको वो कुछ ना कुछ नया देती है। तो जितने ज्यादा केस हम पढ़ेंगे देखेंगे उतना ही आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए आगे मरीज के ऊपर बिल्कुल सटीक ढंग से समझ जाना कि देखते ही समझ जाना ये हायोसाइमस का पेशेंट है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा केसेस का देखना जरूरी होता है। अब ये हायोसाइमस मैंने इसको दे दिया, तो अब मेरे पास ये आती है 2 जुलाई 2015 को, मतलब केवल एक हफ्ते के बाद। आते ही बड़ी खुश है ये, एकदम आते ही सीधा बोलते, जैसे मेरे चैम्बर में घुसती है तो सीधा बोलते हुए आती है, अब दवाई से मुझे ठीक लग रहा है जी। तो मैं इससे पूछता हूँ क्या चीज ठीक लग रहा है, जरा बताओ तो सही। इधर से थोड़ा, इधर से देखो, इधर से ठीक, इधर से ठीक, उधर से ठीक, ऐसे जगह जगह दिखाती है। इस गाल पे थोड़ा थोड़ा, बस इस गाल पे थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है, मतलब लगभग सब ठीक है पर एक जगह थोड़ा बढ़ रहा है। तो पहले तुमको जो डर लगता रहता था कि मुझे कोई गलत समझेगा, बुरा कहेगा, वो कैसा है? क्योंकि हमारा जो कंसर्न ये निशान नहीं है, हमारा कंसर्न उसकी मेंटल स्टेट है। हमारी दवाई के बाद वो मेंटल स्टेट बदलनी चाहिए, चाहे दाग ना जाए तो दाग फिर समय के हिसाब से चले जाएंगे। अगर दवाई के बाद उसकी मेंटल स्टेट बदल गई है तो वो जरूरी है। वो सही सिमिलियम का लक्षण है। रोगी पहले के समान ही खुलकर शर्माते हुए मुस्कुराती है, ओ अब कुछ नहीं लगता जी, अब कुछ नहीं लगता। तो मैं पूछता हूँ वो डर क्यों निकल गया तुम्हारा? अभी तो ये दाग सही भी नहीं हुए पूरे। मतलब ऐसे लगता है कि शायद वो बात को टाल रही है। मतलब हमको बहुत कंफर्म करना चाहिए कि जो मरीज कह रहा है वो वही है, उसके अलावा उसके पीछे कुछ और वजह नहीं है। एक तरफ के तो काफी ठीक हो गए हैं मेरे अंकल, तो यानी वो उसको तसल्ली होगी कि अभी ठीक हो जाएंगे, वो डर निकल गया है। तो रोगी की माँ भी इसके साथ आई है इस बार। डॉक्टर साहब इसको गुस्सा बहुत आता है, बिना बात के गुस्सा आता रहता है। अब रोगी अभी भी मुस्कुरा रही है,
ये अपनी छोटी बहन से भी बहुत लड़ाई करती है। तो इस रोगी के घर में 3 बहनों में से ये सबसे बड़ी बहन है। तो मैं इससे पूछता हूँ किस बात पर गुस्सा करती है, ये 1-2 बात तो बताओ मुझे। अब रोगी अपने आप ही जवाब देती है। अब जैसे कोई बात बोलेगा तो मुझको चिढ़ मचती है, कोई चीज नहीं देगा तो चिढ़ मचती है। अब छोटी बहन इसकी 5 साल, एक तो 5 साल की है और एक इससे 2 साल छोटी है। वो मुझसे कोई चीज छीनती है तो मुझे चिढ़ मचती है। यानी 5 साल की बच्ची इससे कोई चीज छीनती है तो उसे चिढ़ मचती है। उल्टा इसको खुश होना चाहिए, छोटा बच्चा तो खेलता ही है। तो इतनी छोटी बहन से तुमसे वो क्या छीन लेगी? वो तो अभी तुमसे बहुत छोटी है। बहुत जोर से हंसती है, जैसे कह रही हो कि तुम्हें क्या पता कि वो कितनी शरारती है। अजी वो बहुत शैतान है। तो माँ कहती है उस बच्चे ने इसके सामान को जरा सा छू भी दिया या इसको कुछ छू दिया तो बस ये उससे लड़ाइयां करने लगती है, उसको मारने लगती है। अब रोगी चुपचाप मुस्कुरा रही है, शर्मा रही है। तो ऐसी इसकी शुरू की आदत है, अभी हुई है। यह तो इसकी शुरू की ही आदत है। इसकी बीच वाली बहन से लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि अगर वो उसको कुछ कहेगी तो वो उसके सामने से हट जाती है या वो चुप हो जाती है, तो इसलिए उससे लड़ाई नहीं होती है। पर वो छोटा बच्चा है, उसको समझ नहीं आती है, उससे माँ उसको मारती है। तो मैं पूछता हूँ इसका गुस्सा भी इसकी दवाई से ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो इसको पहले तो ये निशान नहीं थे जी, ये अभी क्यों हो गए? इसकी माँ को चिंता लगी है। तो हमें माँ की चिंता का इलाज नहीं करना है, मरीज की चिंता का इलाज करना है। वो ठीक है तो इसलिए हम सेटिस्फाई है। तो मैं उसको समझाता हूँ क्यों हो गए, ये तला हुआ गर्म तासीर वाला खाना ज्यादा खाती होगी, इसके कारण इसका लीवर थोड़ा खराब हो गया है, उसी से ये निशान चेहरे पे आ गए हैं। माँ कहती हाँ ये तो हर वक्त ये सब कुछ खाती रहती है, तो सारा दिन यही खाती है। तो मैं उसको बता रहा हूँ ये सब खाना बंद करके इसको घर का सादा खाना दो। तो अभी मैंने इसको भेज दिया है दवाई देके। फिर ये 13 जुलाई को फिर आती है 10-12 दिन के बाद। तो बहुत ही खुश है कि अब तो ये दाग बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बहुत बिल्कुल हल्के हल्के से रह गए हैं, ये बहुत ध्यान से देखने पे दिखते हैं। तो मैं उससे पूछता हूँ तुमको वो पहले डर लगता था वो कैसा है? क्योंकि ऐसा ना हो ना फिर भी दिमाग में डर जाना जरूरी है दवाई के बाद, क्योंकि वही हमारा प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट था। अब डर नहीं लगता, अब मन खुश रहता है। कोई कुछ भी कहे मैं बस हंसती रहती हूँ। पहले तो मुझे जरा जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता था, अब तो वो भी नहीं आता। मेरी बहन से भी मेरी लड़ाई नहीं होती, अब छोटी बहन से भी नहीं होती है मेरी। तो ये बहुत चमत्कारिक क्योर है जो इतने कम समय में ये सफेद दाग उसके हट गए। हालांकि वो ल्यूकोडर्मा नहीं था, लेकिन फिर भी जो लिवर की वजह से कैल्शियम की कमी से लिवर स्पॉट्स आ जाते हैं तो ये वो थे, पर वो भी 2 हफ्ते में नहीं हट सकते हैं। अभी ये तो हाइसैमस का केस हो गया, कुछ रूब्रिक भी मैंने आपको समझा दिए हैं। पर अब देखना यह है कि जब कोई केस हम ठीक कर लेते हैं तो हमारा काम वहां पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि मरीज को ठीक करने के बाद हमें खुद भी अपना ज्ञान बढ़ाना होता है दवाई के बारे में और आगे आने वाले केसेस को कैसे ठीक करना उसके बारे में। तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि ठीक करने के बाद भी केस को दोबारा पढ़ा जाए, दवाई को दोबारा पढ़ा जाए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस केस के अंदर जो कुछ भी वार्तालाप हुआ था, जो मैंने रूब्रिक लिए थे, उनके अलावा भी और क्या क्या रूब्रिक बन सकते हैं, उनको आप फिर खुद अपने समझ से विस्तार से पेपर पे उनकी व्याख्या करिए, तब वो समझ आएंगे। ये मतलब आपको पढ़ाई करनी है, फिल्म नहीं है मेरे वीडियो जो आपको देखने हैं। तो मैं कुछ रूब्रिक आपको बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकते हैं। एलिमेंट्स बैड न्यूज फ्रॉम, एलिमेंट्स मेंटल शॉक फ्रॉम, मतलब जो उसकी भाभी ने उसको बताया कि ये आगे तेरी शादी में दिक्कत आ सकती है। तो अब मैं कुछ 3 दवाइयां कॉमन है वो वाले रूब्रिक पढ़ रहा हूं। ये हाइसैमस, स्ट्रामोनियम और इग्नेशिया। एंगर सडन अल्टरनेटिंग विद चीयरफुलनेस, एंगर फेस विद रेड फेस, एंजाइटी fear with, biting people disturb him, bites everyone who disturb, delirium laughing, fear constant everything off, delusion bitten will be, irritable spoken to when,
laughing delirious, laughing constant, laughing ludicrous, everything seem, ludicrous thing seems ludicrous। ये कुछ रूब्रिक और हैं जो आप इस केस में पढ़ सकते हैं, ताकि इससे आपको हायर सेमस की और एक अलग एंगल से पिक्चर समझ आए। पिक्चर मतलब एक ब्रॉडन व्यू हो जाए आपको हायर सेमस का, तो आप और भी अलग अलग एंगल से इसको समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी जो मरीज होता है एक दवाई का, वो एक ही फॉर्मेट में आपके पास नहीं आता है। एक ही दवाई को हजारों मरीज हजारों एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो तभी समझा जाएगा जब आप इसको केस सही होने के बाद उसको बार में रिपर्टरी और मैथमेटिका से दोनों को पढ़ोगे और उसकी सूक्ष्मता को समझने की कोशिश करोगे। तो ये क्लासरूम की तरह पढ़ना होता है। धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप आगे इसको पढ़ोगे और पढ़ाओगे। ये ज्यादा जरूरी है सबको पढ़ाना, क्योंकि जब तक आप खुले दिल से दूसरों को नहीं देते हो तो आपके पास भी कुछ आता नहीं है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। मतलब यूनिवर्सल लॉ का मतलब होता है कि आप अगर धन दोगे तो आपके पास लौट के धन ही आएगा। आप दूसरों की भलाई के लिए अगर अपना समय दोगे तो आपको भी जिंदगी में अपने काम करने के लिए परमात्मा बहुत खाली समय देंगे। दूसरों को प्यार दोगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपसे प्यार करेंगे, और दूसरों को गाली दोगे तो फिर आपको बहुत सारी गालियां सुननी पड़ेंगी। तो ये एक, इसलिए मैं इसको यूनिवर्सल लॉ कह रहा हूं। अब मैं आपको एक बहुत ही अलग किस्म की टिप देता हूं जो मेडिकल साइंस से नहीं आती है, इसलिए हमारी बहुत सी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। तो अध्यात्म का और हमारे विज्ञान मेडिकल साइंस का क्या रिश्ता है, मैं कुछ मिनटों में वो समझाता हूं। एक, जैसे हमारे समाज में डायबिटीज की समस्या बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होता है। क्यों होता है ये आप सब मेडिकल डॉक्टर जानते हो कि जो इंसुलिन बनना कम हो जाता है, तो वह ये सब क्यों हो जाता है ये सवाल कोई नहीं पूछता। जहां तक आपका दिमाग चलता है वहां तक तो ठीक है कि इंसुलिन कम हो गया है, इसलिए वो शुगर एसिमुलेट प्रॉपरली नहीं हो रही है, इसलिए उसको शुगर बढ़ गई है, तो इसलिए हम डायबिटीज कह देते हैं। पर इंसुलिन बनना कम क्यों हो गया, वजह वो है जिसकी वजह से इंसुलिन कम हुआ है बनना, तो वो शुगर की वजह से नहीं हुआ है, उसकी वजह से शुगर हजम नहीं हो रही है, इसलिए आपने बाहर से शुगर बंद करी है। इसका मतलब है कि आप शुगर खा नहीं सकते हो। अब आप इसको सूक्ष्मता में समझे। आप दूसरों को नहीं खाने देते हो, इसलिए आप भी नहीं खा सकते हो। यानी आप को दूसरों का हर हालत में भला करने की सोचते रहोगे और करते रहोगे तो आपकी शुगर बिना दवाई के भी ठीक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अब जो हमारा नाभि चक्र है, उसी चक्र में से एक स्वादिष्टान चक्र निकलता है। नाभि चक्र में श्री विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं, उनको पालनहार कहा जाता है, दुनिया का पालनहार। और उन्हीं की नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं जो सृष्टि के रचयिता कहलाए जाते हैं। तो अब सृष्टि के रचयिता ने रचना कर दी, अगर उनका पालन करने वाला कोई नहीं होगा तो रचना नष्ट हो जाएगी। ये बड़ी कॉमन सी बात है। तो पालन करने वाले हैं विष्णु जी। तो आपको पालनहार बनना होता है, तो आप स्वस्थ रहते हो। विष्णु जी तो बीमार होते नहीं। तो इसलिए जो डायबिटीज वगैरह इस किस्म के रोगी हैं, कंजूस किस्म के लोग हैं, जो अपना पैसा अपने पे तो खर्च करते हैं, दूसरों पे नहीं खर्च करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो कुछ दान पुण्य करें। ऐसे इसलिए ना करें कि वो दान करेंगे तो डायबिटीज ठीक होगी, वो सिद्धांत फिर गलत है। आप इसलिए करें कि आपको खुले दिल से दूसरों की मदद करनी है, प्यार करनी है। आपको ईश्वर ने पैसा इसीलिए दिया है कि आप दूसरों का सहारा बनो,
उनकी मदद करो, दिल से मदद करो, ना कि अपने भला करने के लिए, कोई पुण्य कमाने के लिए मदद करो। बस मदद करने के लिए करो, आपको अच्छा लगे। जैसे नौकर है, उसको आपको अगर 100 रुपये देने हैं, एक दिन छुट्टी कर ली तो वो काटने की जरूरत नहीं है, आप उसको 100 रुपये दीजिए, इनाम भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी हर सुख दुख में उसकी मदद करो। ये नहीं है कि मैं इसको सैलरी देता हूँ, ये मेरा नौकर है तो ये करेगा ही करेगा चाहे बुखार हो रहा हो वगैरह। मतलब मेरा कहने का मतलब समझना है, ना कि शब्दों को पकड़ना है। तो फिर आपकी ये डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी। पूरी तरह से ठीक नहीं होगी तो आपकी डोज तो निश्चित घट जाएगी। तो ऐसे ये बीमारियों का और दवाइयों का और हमारे स्वभाव का रिश्ता होता है। इसलिए मैं ये जो मेंटल केसेस होते हैं, मेंटल पे जो हम दवाई देते हैं, इसलिए रोगी ठीक होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि यही सही तरीका है दवाई देने का। इसीलिए कहता हूं कि ये रियल होम्योपैथी है, इसी को सीखना पड़ेगा अगर आपको होम्योपैथी करनी है तो। नहीं तो फिर तुक्के से आप होम्योपैथी कर ही रहे हो तो चल जाएगी। आप कह रहे हो कि होम्योपैथी कर रहे हैं, पर वो होम्योपैथी होती नहीं है। जहां आप 4 दवाई मिक्स करके देते हो उससे आराम आ जाता है, आता है, मानते हैं, वो तो एलोपैथी में भी आता है। तो फिर आपकी होम्योपैथी श्रेष्ठ क्यों है? और उल्टा वहां से तो ज्यादा आता है आपके मुकाबले में, तो फिर भी आप झंडा उठाते हो होम्योपैथी श्रेष्ठ है। तो ये अपने को हमें गलत फहमी में नहीं रखना है, सच्चाई जाननी है, उस पर चलना है, तो आपका भला होगा। एक बार फिर धन्यवाद। पर जो मैं कह रहा हूं उसको आप बहुत ध्यान से, गहनता से समझें। ये फ्यूचर की मेडिकल साइंस होगी, अध्यात्म। इसलिए मैं सहयोग की बात करता हूं। इसीलिए अपने हर वीडियो में श्री माता जी निर्मला देवी का फोटो, आपके जो भी वीडियो है मेरा, साइड में लगा के रखता हूं, ताकि आपका ध्यान उस फोटो पे जाए। क्योंकि इस कलयुग में श्री माता जी निर्मला देवी ही संपूर्ण अवतरण है आदि शक्ति का, जिसने ये सृष्टि बनाई। यही कल्कि का भी अवतरण है जो इस सृष्टि की हर दुष्टता को नष्ट करेगा। तो आप इनको वर्शिप करेंगे, सहयोग करके अपनी शक्ति को जगाएंगे, तो फिर आपका अपना भला होगा। इस भावना से मैं ये फोटो मां का लगाता हूं, और अपने जो थंबनेल है वहां भी ये कुंडली का चार्ट लगाता हूं, ताकि आपका ध्यान इस अध्यात्म की तरफ मुड़े। जब आप अध्यात्म में हो जाओगे तो आपके जीवन का पूरा भला 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 ही होता चला जाएगा। एक बार फिर धन्यवाद।